हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद विशाख दार द्वारा भारत के साथ फिर से व्यापार को शुरू करने की बात कही गई है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से व्यापार की शुरुआत होती है तो इससे दोनों ही देशों की तरफ लाभ होने की संभावना है। इस मुद्दे को आज हम इन न्यूज के प्रोग्राम में समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आपका स्वागत है इन न्यूज के इस प्रोग्राम में। हमारे टॉपिक का आज नाम होगा, क्या भारत और पाकिस्तान फिर से शुरू करेंगे व्यापार। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक दार द्वारा भारत के साथ फिर से व्यापार शुरू करने की एक इच्छा व्यक्त की गई है, एक बात कही गई है। इससे दोनों देशों की तरफ एक चर्चा का दौर शुरू हुआ है कि अगर दोनों देशों के बीच व्यापार शुरू होता है तो दोनों देशों को किस तरह के लाभ हो सकते हैं। इसी के कारण यह पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अगर पाकिस्तान की व्यापारिक आवश्यकता क्या बनी हुई है, यानी पाकिस्तान की जरूरत क्या है, और अगर वो भारत के साथ व्यापार शुरू करता है तो उसको किस तरह के लाभ हो सकते हैं। इस व्यापार को शुरू करने में किस तरह की चुनौतियां उपस्थित हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक इतिहास क्या रहा है, इस पक्ष को भी देखने का प्रयास करेंगे। और फिर देखेंगे कि अगर व्यापार शुरू होता है तो द्विपक्षीय लाभ क्या होगा, यानी भारत और पाकिस्तान को दोनों को लाभ होने की क्या संभावना रहने वाली है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ेगा। भारत और उसके पड़ोसी देश के संबंधों जैसे खंडों से जोड़ करके आप उसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उन प्रोग्राम से आप जुड़ सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की जो पीडीएफ फाइल है वो इन प्रोग्राम्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान अगर भारत के साथ व्यापार की शुरुआत करता है तो उस व्यापार की आवश्यकता उसके लिए क्यों उभरी है। आप जानते हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री, जैसा कि अभी आपको बताया गया, मोहम्मद इशाक दार द्वारा एक बात कही गई है कि वो भारत के साथ व्यापार शुरू कर सकते हैं, तो एक संभावना बनती है। ये उनके द्वारा क्यों कहा गया है, उसके लिए कहा गया है क्योंकि ये वर्ष 2022-23 में पाकिस्तान के विदेश वित्त मंत्री भी रहे हैं और इन्होंने पिछले अपने करियर में वित्त विभाग के अलग अलग यानी वित्त मंत्रालय के अलग अलग पदों पर काम किया है और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति से बिल्कुल ठीक तरह से परिचित है। पाकिस्तान पिछले कुछ समय से लगातार खराब अर्थव्यवस्था की हालत से गुजर रहा है और वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सहायता के लिए भी प्रयास कर रहा है और हाल ही में उसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से वित्तीय सहायता प्राप्त भी हुई है। आईएमएफ के साथ बातचीत के दौरान भी मोहम्मद इशाक दार उसकी बातचीत का एक हिस्सा थे, तो उन्हें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की उसकी गिरती हुई हालात के पूरी तरह से अंदाजा है और इस बात को वो ठीक तरह से समझते हैं कि भारत जैसे देश जो वर्तमान में दुनिया में 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से, तो उससे किसी भी प्रकार से व्यापारिक तौर से अलग थलग रहना पाकिस्तान के हित में नहीं है। तो इस बात की संभावना है कि इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए ये स्टेटमेंट दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान के व्यापारिक समुदाय का भी इसके पीछे एक दबाव हो सकता है क्योंकि आईएमएफ से वित्तीय अनुदान या वित्तीय सहायता प्राप्त जो की गई है पाकिस्तान के द्वारा, उसमें हमेशा किसी न किसी प्रकार की शर्त रहती है और वो शर्त कहीं ना कहीं पाकिस्तान में सब्सिडी को समाप्त करने से भी जुड़ी होती है। जैसे जैसे आईएमएफ के द्वारा जो सहायता प्रदान की गई है उसके बाद पाकिस्तान में ऊर्जा की कीमतें बढ़ी हैं। ऊर्जा की कीमतें क्यों बढ़ी हैं? क्योंकि हमेशा से आईएमएफ की शर्तों में सब्सिडी को समाप्त करने जैसे पक्ष रहते हैं। अगर सब्सिडी समाप्त होगी तो ऊर्जा की कीमतें बढ़ेगी और ऊर्जा की कीमतें बढ़ेगी तो उसकी मांग कम होने के कारण उसका उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। साथ ही पाक रुपये की कीमत कम होने से आयात में भी कमी हुई है। पाक रुपये की कीमत वर्तमान में डॉलर के मुकाबले 279 पाकिस्तानी रुपया है। वहीं भारत की जो कीमत है डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की, वो अप्रोक्सीमेटली 83-84 रुपए के आसपास है। तो ये एक बहुत बड़े अंतर को दिखाती है। इसी तरह से आप अगर दूसरे पक्षों को भी देखें तो ये बात भी सामने आई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो व्यापार है
वो भले ही सीमा पार व्यापार के रूप में न हो रहा हो, लेकिन तीसरे पक्ष के माध्यम से हो रहा है। जैसे दुबई और अन्य देशों के माध्यम से, अन्य देशों के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार हो रहा है, और इस व्यापार के कारण जब वो तीसरे देश के माध्यम से व्यापार होता है तो व्यापारिक लागत बढ़ती है। इसलिए अगर सीमा पार व्यापार होता है तो इस व्यापार की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है, इसकी दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। और दोनों देश एक दूसरे के पास स्थित है, उनकी ज्योग्राफी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए ज्योग्राफी का तर्क भी यही कहता है कि अगर दोनों देशों के बीच सीमा पार व्यापार हो तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और इस व्यापारिक लागत में कमी आएगी। तो ये तर्क सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। साथ ही भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पाकिस्तान से लगभग 10 गुना ज्यादा है। जैसे वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था का जो साइज है वो लगभग 4.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, जबकि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो 2024 के अंत तक लगभग 387 बिलियन डॉलर के आसपास रहने वाली है। तो ये लगभग 10 गुने के अंतर को प्रदर्शित करता है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इसको ध्यान में रखते हुए इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था से कोई भी देश अगर अलग थलग रहता है तो उसको व्यापारिक रूप से नुकसान ही होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण तर्क है कि पाकिस्तान अगर भारत के साथ व्यापारिक रूप से जुड़ता है तो उसको किसी न किसी प्रकार से लाभ ही होगा। साथ ही हाल ही में आपने देखा होगा कि आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के ईरान द्वारा पाकिस्तान की सीमा के भीतर एक अटैक किया गया आतंकवादी संगठनों को निष्क्रिय करने के लिए, और उसके लिए जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा फिर ईरान के क्षेत्र में की गई। इसी प्रकार से अफगानिस्तान के साथ भी आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के उसके लगातार तनाव चल रहे हैं। तो अफगानिस्तान और ईरान से हाल ही में पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण हुए हैं, और ऐसी स्थिति में जब चारों तरफ से अगर दुश्मनी की स्थिति होगी तो कोई भी देश ग्रोथ नहीं कर सकता। और इस स्थिति को संभालने के लिए भी ये जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंध हो, और व्यापारिक संबंध उसकी पहली शर्त हो सकते हैं। तो ये सारे तर्क दिए जा रहे हैं कि ये कारण बनते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार फिर से शुरू होना चाहिए। इसमें चुनौतियां क्या है? चुनौती सबसे पहली यही है कि पाकिस्तान में भारत के साथ जुड़ने की एक महत्वपूर्ण जटिलता उपस्थित है। आर्थिक तर्क ये कहता है कि पाकिस्तान को भारत के साथ व्यापारिक शुरुआत करनी चाहिए, व्यापार को की शुरुआत करनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हो और दोनों देशों के लोग अब इस व्यापार से लाभ उठा सके। लेकिन एक महत्वपूर्ण उदाहरण आता है वर्ष 2021 का, जब पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ चीनी और कपास के व्यापार की अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन इस अनुमति को केवल 1 दिन के भीतर वापस ले लिया गया था। और 1 दिन के भीतर इसलिए वापस ले लिया गया था क्योंकि इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी वो कट्टरपंथियों के विरोध का सामना नहीं कर पाई थी। जब ये मुद्दा कैबिनेट के सामने आया तो इसको खारिज कर दिया गया और इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। और ये तब उस समय की स्थिति है जब पाकिस्तान के उस समय के सेना प्रमुख जनरल कामर जावेद बाजवा भारत के साथ संबंधों को सुधारने के पक्ष में था। तो ये पाकिस्तान में भारत के साथ जुड़ने की जटिलता को प्रकट करता है ये उदाहरण। पाकिस्तान में हाल ही में नई सरकार आई है, और इस नई सरकार के जो मुखिया है, उस नई सरकार के जो नेता है, वो भारत के साथ व्यापार करने के ऐतिहासिक रूप से पक्ष में रहे। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राष्ट्रपति जो बने हैं आसिफ अली जरदारी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, दोनों ही व्यक्ति भारत के साथ व्यापार के समर्थक रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अध्यक्ष हैं बिलावल भुट्टो, जो 2022-23 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से भारत के खिलाफ रुख व्यक्त किया है। तो ये भी पाकिस्तान में अंदरूनी जटिलता की स्थिति को प्रकट करता है भारत के साथ जुड़ने को लेकर के। साथ ही पाकिस्तानी सेना का रुख वर्तमान में क्या है, इसके बारे में भी कंफ्यूजन की स्थिति है। इसके बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नए सेना प्रमुख सैयद असीम मुनीर ने अभी भारत को लेकर के कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा है। तो पाकिस्तानी सेना की भारत को लेकर के क्या स्थिति है ये स्पष्ट नहीं है। साथ ही पाकिस्तान लगातार भारत के साथ किसी भी तरह की बातचीत के लिए एक पूर्व शर्त लगाता है, और वो पूर्व शर्त यह है कि भारत आर्टिकल 370 की स्थिति को वापस लाए। यानी आर्टिकल 370 अगस्त 2019 में भारत ने आर्टिकल 370 की संवैधानिक स्थिति जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में जो परिवर्तित की थी,
ये पूर्व शर्त लगाता है पाकिस्तान भारत के साथ किसी भी बातचीत को आगे बढ़ाने में, जबकि स्थिति यह है कि भारत इस पर अब कदम वापस नहीं लेगा, तो ये भी व्यापार और किसी भी तरह की बातचीत को आगे बढ़ाने में एक बाधा के रूप में सामने आ जाता है, जब पाकिस्तान द्वारा पूर्व शर्त के रूप में आर्टिकल 370 को लगाया जाता है। भारत की मांग यह है कि व्यापार और आतंकवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते और पाकिस्तान को अपने यहाँ आतंकवादी संगठनों पर लगाम लगानी चाहिए जो लगातार भारत में किसी न किसी प्रकार के प्रॉक्सी वॉर की स्थिति को उत्पन्न करते रहते हैं। 1990 के दशक में पाक कश्मीर में रियायतों की मांग को लेकर आक्रामक था। पाकिस्तान 1990 के दशक में जो कश्मीर में स्थिति थी वो बहुत ज्यादा जटिल होती जा रही थी और उस समय भारत की स्थिति भी कश्मीर को लेकर उतनी मजबूत नहीं थी जितनी कि आज है। तो भारत किसी न किसी प्रकार से रियायतों को लेकर के एक बैकफुट पर आ जाता था, लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत की वर्तमान में कश्मीर को लेकर मजबूत स्थिति है, इसलिए उससे ये उम्मीद करना पाकिस्तान का कि वो तो आर्टिकल 370 की संवैधानिक स्थिति में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करेगा, ये उम्मीद बिल्कुल ही सही नहीं है पाकिस्तान की तरफ से। इसलिए पाकिस्तान के सामने एक महत्वपूर्ण दुविधा उपस्थित हो जाती है इन सभी तर्कों की वजह से, कि जहां उसकी अर्थव्यवस्था की डिमांड मांग ये रहती है कि वो भारत के साथ जुड़े और भारत की आर्थिक स्थिति का लाभ उठाए, उसके लोगों को भी भारत से आयातित होने वाली वस्तुओं का लाभ हो और साथ ही वो भारत को निर्यात भी कर सके। ये स्थिति कहती है कि पाकिस्तान को भारत के साथ जुड़ना चाहिए व्यापारिक रूप से, वहीं उसके घरेलू राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि वो भारत के साथ किसी भी तरह से संबंधों को नॉर्मलाइज करने की तरफ बढ़ने की इजाजत नहीं देती और ये बहुत बड़ी दुविधा भारत और पाकिस्तान संबंधों को लेकर बनी हुई है, एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। अब थोड़ा व्यापारिक इतिहास पर भी बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि वर्ष 1965 में, वर्ष 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, उससे दोनों देशों की सीमाएं बंद हुई, उनका सैन्यकरण हुआ और इससे व्यापारिक संबंधों में एक बहुत बड़ी स्तर पर गिरावट आई, जो गिरावट आज तक बनी हुई है, लेकिन किसी न किसी स्तर पर एक तरह से व्यापार चलता ही रहता था। सार्क पीटीए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर जो हस्ताक्षर हुए सार्क संगठन के अंतर्गत, वो 1993 में हुए। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौते से जस्ट पहले की स्थिति है, जहां मुक्त व्यापार समझौते में अधिकांश उत्पादों पर शून्य टैरिफ की व्यवस्था अपनाई जाती है या नगण्य टैरिफ की व्यवस्था अपनाई जाती है। वहीं इससे पहले की स्थिति यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत कुछ उत्पादों पर सीमा शुल्क को कम किया जाता है और एक प्रारंभिक स्थिति पैदा की जाती है आर्थिक एकीकरण की। तो सार्क पीटीए अस्तित्व में आया 1993 में, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान द्वारा लगातार 1990 के दशक में कश्मीर मुद्दा उठाए जाने के कारण भारत और पाकिस्तान के संबंध और खासतौर से व्यापार इसके बावजूद भी नहीं बढ़ सके। इसके बाद 2014 में सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रकों और ट्रेनों की आवाजाही के लिए सीमा खोलने पर भी सहमति बनी, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना ने इसमें अड़ंगा लगाया और इसको रोकने के लिए कदम उठाए। फिर स्थिति आती है फरवरी 2019 की, जब भारत के कश्मीर के पुलवामा में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ और इसमें 40 सशस्त्र बलों के जवानों की मौत हो गई। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे को समाप्त कर दिया। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या होता है? मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जे का मतलब होता है कि कोई भी देश अपने व्यापारिक साझेदार के प्रति किसी भी प्रकार का नकारात्मक रवैया नहीं अपना रहा है, यानी अपने व्यापारिक साझेदारों, सभी व्यापारिक साझेदारों के प्रति एक समान रवैया अपनाता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा समाप्त कर दिया भारत ने और पाकिस्तान से आयातित होने वाली वस्तुओं पर 200% की कस्टम ड्यूटी लगा दी, जिससे 3 महीने के भीतर पाकिस्तान से होने वाले आयात में 91% की कमी हो गई। फिर भारत ने अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में परिवर्तन कर दिया। आर्टिकल 370 के माध्यम से पाकिस्तान ने भारत से होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगा दिया इसके माध्यम से, और जिसके कारण 3 महीने के भीतर 90% भारत से होने वाले पाकिस्तान को निर्यात में कमी आ गई। 3 महीने के भीतर 90% की कमी आई। इसके बाद पाकिस्तान ने काफी कोशिश की कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन के माध्यम से आर्टिकल 370 का मुद्दा उठाए, लेकिन इसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाया। यहां तक कि मध्य पूर्व के उसके 2 महत्वपूर्ण सहयोगी सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी भारत की निंदा
भारत की आलोचना 370 को लेकर के नहीं की, तो उसकी सारी स्थिति आर्टिकल 370 पर फेल हो गई। ये व्यापारिक इतिहास को अगर आप देखेंगे तो इस तरह से व्यापार लगभग न के बराबर हो गया, और अगर व्यापार हो रहा है तो किसी तीसरे देश के माध्यम से, जैसे दुबई के माध्यम से हो रहा है। यहाँ पर जो स्थिति दी गई है वो भारत और पाकिस्तान के व्यापार की दी गई है 2003-04 से 2018-19 तक। अगर आप इसमें देखेंगे तो भारत द्वारा जो पाकिस्तान को निर्यात किया जाता है उसका वॉल्यूम ज्यादा है, और जो आयात किया जाता है उसका वॉल्यूम बेहद कम है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड निश्चित रूप से एक तरफा भारत के पक्ष में है। इसलिए अगर दोनों देशों के बीच व्यापार की शुरुआत होती है तो ये भारत के भी हित में है, क्योंकि इससे भारत का भी निर्यात वहां बढ़ने की उम्मीद है। रणनीतिक संबंधों में तो एक बढ़ोतरी होने की और उसे सहज होने की उम्मीद रहती है। दोनों द्विपक्षीय व्यापार से दोनों देशों को क्या लाभ होगा? द्विपक्षीय व्यापार से दोनों देशों को लाभ होने की संभावना सबसे ज्यादा यही है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसका टोटल साइज 4.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो इससे अगर पाकिस्तान इस ऐसी अर्थव्यवस्था से जुड़ता है तो उससे उसका न केवल भारत को निर्यात बढ़ेगा, जिससे वहां पर रोजगार पैदा होने की उम्मीद है, बल्कि विभिन्न वस्तुओं की कम कीमतों पर आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का जो एक भंवर में फंसी हुई है उससे बाहर निकलने में मदद मिलेगी। लेकिन अभी तक जितने भी प्रयास हुए हैं उनमें किसी न किसी तरह की विफलता ही देखने को मिली है, और विफलता का एक प्रमाण आप ये भी देख सकते हैं कि मनमोहन सिंह सरकार द्वारा भी व्यापारिक मुद्दों पर गंभीर बातचीत शुरू की गई थी। यहां तक कि वर्ल्ड बैंक द्वारा भी एक पेट्रोलियम समझौते का प्रयास किया गया था, जिससे जालंधर रिफाइनरी से पाकिस्तान में पेट्रोल ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, और साथ ही बिजली की आपूर्ति से संबंधित बातचीत भी हुई थी। लेकिन पाकिस्तानी सेना द्वारा लगातार नकारात्मक रवैये से ये सारी चीजें सफल नहीं हो पाई। इवन वर्ष 2012 में फिक्की सदस्यों द्वारा, जो एक महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन है, पारस्परिक लाभप्रद शर्तों पर बातचीत करने के लिए पाकिस्तान की यात्रा भी की गई थी, लेकिन ये भी यात्राएं सफल नहीं हो पाई। जरदारी सरकार द्वारा, जो पाकिस्तान की जरदारी सरकार थी, वो भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने के इरादे की घोषणा करना चाहती थी, लेकिन वहां पर भी पाकिस्तानी सेना ने इस पर फिर से ब्रेक लगा दिया। तो ये स्थितियां रही हैं। पाकिस्तान का तर्क कहता है कि वो आर्थिक रूप से भारत से जुड़े, लेकिन पाकिस्तान की स्थितियां इस प्रकार से, खासतौर से राजनीतिक स्थितियां, सैन्य स्थितियां इस प्रकार से जटिल हैं कि वो भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में आगे नहीं बढ़ पाता। भारत के लिए भी लाभ यह है कि भारत अगर इस देश से जुड़ता है व्यापारिक स्तर पर तो उसे अपना निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी, और जिससे अगर दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ते हैं, दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही बढ़ती है, तो इससे दोनों देशों के बीच कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स सामने आते हैं, जिससे दोनों देशों को भविष्य में लाभ ही होगा। लेकिन उसके लिए पहली शर्त यह होगी कि पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाए, भारत का यह कहना है। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नॉमिनल जीडीपी के मामले में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का आकार भारतीय अर्थव्यवस्था से लगभग कितना कम है? आपके ऑप्शंस हैं 10 गुना, 7 गुना, 5 गुना या 2 गुना। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।